वंदे मातरम साथियों, विशेषकर युवा साथियों और आम नागरिकों जो भी मतदान करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है 25 नवंबर को राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से एक तो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा करूं कि एक ब्राउजर जारी किया गया है जिसमें ईवीएम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप किन किन दस्तावेज का उपयोग अपनी पहचान के लिए कर सकते हैं। तो चुनाव के समय में मैंने आपको बताया था कि जो वोटर आईडी कार्ड है, उसके अलावा अन्य जो 11 दस्तावेज है जिनको आप काम में ले सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सेवा पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, पासबुक बैंक या पोस्ट ऑफिस की, इसके अलावा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एमपी एमएलए द्वारा जारी आईडी कार्ड है, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज है, लेबर कार्ड है, इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड है और लेबर विभाग द्वारा जारी लेबर कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप जिसमें भी आपका फोटो हो आप पहचान के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये तो जानकारी होगी ये विभिन्न जो आईडी प्रूफ की, जो आपको अनिवार्य रूप से इनमें से कोई भी एक लेकर जाना है, तभी आप मतदान कर पाएंगे। अब चुनाव आयोग या निर्वाचन विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी जो दी गई है ईवीएम के बारे में, क्योंकि कई लोगों के अभी भी ईवीएम के बारे में शंका है। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि इस बार ईवीएम जो भी या चुनाव जो होगा उसमें जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, इन दोनों को मिलाकर ईवीएम कहते हैं। इसके अलावा एक प्रिंटर जिसको वीवीपैट नाम दिया हुआ है, तो वो वीवीपैट भी इस बार उपयोग में लिया जा रहा है। और वीवीपैट में क्या होगा कि जैसे ही आप इस यहाँ से जो PO3 है वो बटन जारी करेंगे, बैलेट इशू करेंगे, यहाँ आपको कंपार्टमेंट में जाना है और ये दोनों मशीनें वीवीपैट और ये BU बैलेट यूनिट है, ये आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में मिलेगी और इसी पोजीशन में मिलेगी, यानी राइट साइड में आपके इस तरह की ये ईवीएम होगी और इसके लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में ये वीवीपैट पड़ी रहेगी। अब आप अपनी पसंद के जिस भी कैंडिडेट के आगे के जो भी बटन है उसको दबाएंगे, जैसे मान लो 2 नंबर 3 नंबर किसी भी बटन को दबाया, तो उसमें दबाने के बाद में इस मशीन में यहाँ लाइट जलेगी और यहाँ स्क्रीन पे आपको एक पर्ची दिखाई देगी। जिस कैंडिडेट को, जिस नंबर के कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, उस नंबर के क्रमांक, नाम और उसका फोटो, मतलब उसका जो भी आईडी निशान है, वो तीनों चीज़ें यहाँ इस पर्ची में प्रदर्शित होगी। 7 सेकंड तक वो पर्ची रहेगी, उसके बाद में पर्ची कट करके इस बॉक्स में गिर जाएगी और ये पूरा बॉक्स है वो सील होगा। तो इससे आपकी कंफर्म हो जाएगा कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसी उम्मीदवार की पर्ची कटी है, यानी उसी को वोट गया है। तो इसकी जो भी मतदाता है उनकी तुष्टि, संतुष्टि और विश्वास के लिए इस वीवीपैट का प्रयोग किया गया है। इसके संबंध में या मशीनों के संबंध में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो निर्वाचन विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो भारत निर्वाचन विभाग आयोग की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ये कंट्रोल यूनिट जिसको CU कहते हैं, ये वीवीपैट यानी एक प्रिंटर है, और ये बैलेट यूनिट यानी BU कहते हैं इसको। अब इसमें जैसे जो कनेक्शन जैसे होगा कि CU का कोई तार नहीं होगा, CU का BU ये वीवीपैट है, इसका जो तार है कनेक्शन होगा वो CU से होगा, और बैलेट यूनिट इसका कनेक्शन है वो इस वीवीपैट से होगा। तो इस तरीके से ये वीवीपैट इन दोनों के बीच में रहेगी और ये दोनों जो है ये वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेंगे। तो ये सामान्य जानकारी। अब इसमें ईवीएम में दोनों चीज़ों को, इसको CU और BU को तो ईवीएम में शामिल किया जाता है, प्रिंटर उसके साथ अलग है। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है, ईवीएम की 2 इकाइयाँ होती है। पहली है कंट्रोल यूनिट जो PO3 के पास में रहती है, और दूसरी है BU यानी बैलेट यूनिट, जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जो आपके एक रूम के एक कोने में बना होगा जहाँ आप मतदान करेंगे, और उसके बाहर जो गत्ता वगैरह लगा होगा ताकि आप कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे, कोई भी आपको ये नहीं देख सके कि आप किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो उसके लिए ये वोटिंग कंपार्टमेंट दोनों मशीनें रहेगी। अब इसके बीच में 5 मीटर केबल ये भी होगी और 5 मीटर केबल ये भी होगी। अब एक बैलेट यूनिट काउंटर में 16 अभ्यर्थी प्रदर्शित होते हैं। जैसे ये BU है, इसमें 1 से लेकर के 16 क्रम संख्या तक कैंडिडेट है वो 100 होंगे। इसके ऊपर यहाँ जैसे पिंक पेपर सील वगैरह यहाँ से ऊपर लगी हुई, और यहाँ 1 से लेकर के 16 कैंडिडेट है वो 100 होंगे। अगर मान लो 16 से ज़्यादा कैंडिडेट कहीं हो जाते हैं तो दूसरी मशीन काम में ली जाएगी। तो वो कुछ विशेष परिस्थितियों होगा। सामान्य रूप से आपको एक मशीन मिलेगी जिसमें यहाँ अभ्यर्थियों के नाम होंगे, उनका चुनाव चिन्ह होगा, और इनके नीचे आगे जो ब्लू कलर के बटन दिए हुए हैं, इन नीले कलर का कोई भी बटन आपकी पसंद का उम्मीदवार उसके सामने का बटन आपको दबाना है। जैसे आप बटन दबाएंगे यहाँ पास में जो लाल बत्ती है वो जलेगी, और उसके बाद में यहाँ जो वीवीपैट है इसमें इस तरह की पर्ची दिखेगी, आपको लाइट जलेगी और पर्ची दिखेगी कि जिसमें जिस उम्मीदवार को नाम दिया, वोट दिया है, उसका क्रम संख्या, उसका नाम और उसके जो निशान है, ये तीनों चीज़ें यहाँ प्रदर्शित रहेगी। 7 सेकंड तक रहेगी, उसके बाद पर्ची कट करके नीचे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। तो ये BU होगी, ये CU होगी और ये वीवीपैट हो गया। अब इसमें मान लो ये कंट्रोल यूनिट से 384 नोटा सहित अभ्यर्थियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 मतपत्र इकाइयों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। यानी इस यूनिट के साथ में अगर मान लो और भी ज़्यादा कैंडिडेट हो, 16 से ज़्यादा,
तो कुल मिलाकर अगर 384 कैंडिडेट तक है तब तक ये मशीनें काम में आ सकते हैं, यानी एक के साथ एक जुड़ दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ EVM 1 हो जाएगी, ये BU 1 हो जाएगी, BU 2, BU 3, BU 4, इस तरीके से ये जुड़ दी जाएगी और 24 मशीनें इसमें जुड़ सकती है। ये पूरा मशीन है, इसको 24 मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। अब इसके अलावा अभ्यर्थी के वोट बटन के साथ BU के दाईं ओर दृष्टिबाधित मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए ब्रेल साइनेज में 1 से 16 तक के अंक उभरे होते हैं। यहाँ जैसे यहाँ है, इस तरीके से एक पट्टी लगी होगी जिसमें ब्रेल लिपि में अक्सर कुछ खुदे हुए होते हैं, ताकि कोई भी अगर अदृष्टिहीन व्यक्ति है जो अंधे विकलांग वगैरह है तो वो भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये 7.5 वोल्ट पावर बैटरी से चलता है। तो इसमें जो भी है, इसमें पावर जो रहेगा वो इससे मिलेगा और इसको पावर इससे मिलेगा, यानी BU में कोई बैटरी नहीं होगी, लेकिन CU और VVPAT में बैटरी होगी। और अगला है VVPAT की फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी वोटर्स की संतुष्टि के लिए एक पेपर ऑडिट ट्रायल है। यानी जैसे आप किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, यहाँ से उसका नाम, उसका फोटो वगैरह यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा, यानी ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने जिसको वोट दिया उसी को वोट गया है। इसके लिए ये इस बार काम में लिया गया है। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताओं को ये सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छानुसार डाला गया। यानी इसमें जो भी आप जिस नंबर पर बटन दबाएंगे उसी की पर्ची यहाँ गिरेगी। और VVPAT है वो 22.5 वोल्ट के पावर पैक बैटरी से चलता है, यानी इसमें एक बैटरी होगी और बैटरी को आवश्यकता अनुसार वोटिंग के समय भी बदला जा सकता है, अगर मान लो बैटरी डाउन हो जाए, खराब हो जाए तो। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, तो EVM और VVPAT की कार्यप्रणाली की तो कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहेगी और बैलेट यूनिट और VVPAT मतदान प्रकोष्ठ यानी वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा। यानी ये जो मशीन है ये PO3 जो होंगे उनके पास रहेगी, जो तीसरे नंबर पे होंगे उनके पास रहेगी और वो यहाँ से बैलेट इशू करेंगे। तो यहाँ जो भी जैसे नॉर्मली इसमें हरी बत्ती जलेगी, जब बैलेट इशू करेंगे तो यहाँ लाल बत्ती जलेगी और यहाँ आपके सामने यहाँ इस तरीके से बत्ती जलेगी, जो आसमानी कलर यहाँ हरी कलर जो बत्ती होगी वहाँ जलेगी, यानी ये मशीन रेडी है। अब उसके बाद में जिस भी कैंडिडेट को आप यहाँ से वोट देंगे तो उसमें पास का जो भी बटन, लाल बटन है छोटा सा, वो दबेगा और उसमें लाइटिंग होगी और उसके बाद में VVPAT में पर्ची गिरेगी, 7 सेकंड तक पर्ची रहेगी। उसके बाद में जब पर्ची गिरने के बाद यहाँ CU में बीप की आवाज़ आएगी। तो जब तक बीप की आवाज़ नहीं आती इसका मतलब आपका मतदान नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रहना है। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद में जब अभ्यर्थी अपनी पसंद के बटन, नीला बटन दबा करके बैलेट यूनिट पर मत डालता है तो उस विशेष अभ्यर्थी के बटन के सामने लाल बत्ती जलती है। मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ से जैसे कोई बटन दबाएंगे तो उसके पास की जो लाल बत्ती है वो यहाँ जलेगी और उसके बाद दूसरी ओर VVPAT प्रिंटर पर एक पर्ची मुद्रित होगी। मैंने पहले बता दिया कि VVPAT एक प्रिंटर है और प्रिंटर में क्या होगा, आपके लाइट जलेगी और आपको एक पर्ची दिखेगी छोटी सी, और पर्ची में अभ्यर्थी का सीरियल नंबर, यानी जो भी अभ्यर्थी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है उसका नंबर, उसका नाम और उसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो निशान है वो दिखेगा और पर्ची लगभग 7 सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखेगी। उसके बाद में पर्ची स्वतः कट करके VVPAT के सील बॉक्स, जो सीलबद्ध ड्रॉप बॉक्स है उसमें गिर जाएगी, यानी वो पूरी तरह से सील होगा। और उसके बाद सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है, नियंत्रण यूनिट से एक बीप की ध्वनि सुनाई देगी। यानी जैसे ही आप यहाँ से PO3 ने आपको वो बैलेट जारी किया, PO2 ने आपकी स्याही लगा दी, पर्ची आपने दी वो PO3 को दी, PO3 यहाँ से बटन दबाएगा बैलेट इशू का, यहाँ लाल लाइट है, बिजी लैंप शुरू हो जाएगा। इसके बाद मतदाताओं को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना है और वोटिंग कंपार्टमेंट आपको ये 2 मशीनें मिलेगी, जिसमें से आपको ब्लू कलर की जो बटन है जो अभ्यर्थी के नाम के सामने दिया हुआ है उसको आपको दबाना है, किसी भी जो भी आपको पसंद है उसको, और वहाँ दबाएंगे तो पास का लाल बटन है वो शुरू हुआ और यहाँ आपको एक पर्ची दिखेगी, जो पर्ची 7 सेकंड तक रहेगी, जिसमें जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या वो शो हो जाएगी। पर्ची 7 सेकंड के बाद में कट करके नीचे बॉक्स में गिर जाएगी, जो बॉक्स है वो सील रहेगा। और उसके बाद में ये पर्ची गिरने के बाद में इस जो कंट्रोल यूनिट, इसमें बीप की आवाज़ आएगी, काफ़ी लंबी आवाज़ आती है बीप की और पूरे मतदान कक्ष में आराम से सुनाई दे जाती है। तो आपको ये कन्फर्म करना है कि जब तक बीप की आवाज़ नहीं बजे तब तक आपको यहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि इसका मतलब बीप की आवाज़ नहीं आई इसका मतलब आपका वोट नहीं पड़ा है। कई लोग जो बटन, जैसे यहाँ से मान लो 5 कैंडिडेट या 7 कैंडिडेट है तो जो ब्लू कलर के जो बटन है वो 7 बटन ही खुले होंगे, बाकी सारे बंद होंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, दबाना शुरू करते हैं, लेकिन जब नहीं दबता है तो वो निराश होकर के बाहर आ जाते हैं। तो आपको अगर वहाँ PO साहब है उनको पूछ लेना है किस तरीके से बटन दबाना है। और सीधी सी बात है कि जो भी उम्मीदवार है जिसको आप वोट देना चाहते हो उसके सामने का जो निशान है वो आपको दबाना है। वो निशान सारे जहाँ भी इतने नाम होंगे वो तो खुले रहेंगे, नीचे जिसका नाम नहीं है या जैसे 5-6 कैंडिडेट ही है तो मान लो 6 कैंडिडेट और एक नोटा 7 हो गया तो 7 बटन ही खुले होंगे, नीचे के बटन बंद हो गए। तो आपको जो भी बटन चालू है या जो भी निशान है, मतदाता का नाम और निशान है जो उम्मीदवार का, उसके सामने का बटन आपको दबाना है। तो ये दबाने के बाद में यहाँ से पर्ची देख लेनी है और उसके बाद बीप की आवाज़ सुननी है।
तो ये हो गया पूरा कि सुनिश्चित करने के लिए मतदान सफलता हो गया, नियंत्रण युगाई से बीप की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ विशेष तकनीकें काम में ली गई है और जिसके कारण से आपको इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्टैंड ऑन अलोन, यानी आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली ईवीएम है, एक स्टैंड अलोन गैर नेटवर्क मशीन है, यानी इसको किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। और जिससे केवल ईवीएम घटक, यानी इसमें वीवीपैट है, बीयूए वीवीपैट और ये एसएलयू या FLCU जो भी यूनिट है इसी की जोड़ी जा सकती है। बाहरी कोई भी उपकरण इससे नहीं जोड़ा जा सकता। और इसमें निषेध क्या है, क्या नहीं हो सकता, तार या वायरलेस के माध्यम से बाहरी दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं है, इसको कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा है, इसमें जो है वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती है, जो OTP होती है, यानी जो मेमोरी इसकी होती है वो वन टाइम होती है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या हेरफेर को रोकने के लिए मशीन की इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखा गया है। और इस मशीन में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, यानी एक बार ही वो काम में आता है और OTP चिप को बंद कर दिया जाता है ताकि इसमें कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाए और इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। उसके अलावा अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल है इसमें, जो UADSM है। इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर के साथ में पोल किए गए डाटा को EVM के माइक्रो कंट्रोल में संग्रहित किया जाता है, जो कि एक सुरक्षित मॉड्यूल द्वारा संरक्षित होता है। और किसी भी समय सिक्योर मॉड्यूल को खोलने का कोई भी प्रयास, चाहे चालू मशीन हो या बंद हो, मशीन की फैक्ट्री मोड में डाल देते हैं। मशीन है वो एक तरह से फैक्ट्री मोड में यानी निष्क्रिय हो जाएगी और मशीन निष्क्रिय होने के बाद में आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी सुरक्षित है और माइक्रो कंट्रोलर या मेमोरी तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। अगला है, कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी या ट्रांसमिशन या रिसेप्शन क्षमता नहीं है, यानी इस मशीन को आप वायरलेस से, ब्लूटूथ से, वाईफाई से कोडित सिग्नल द्वारा किसी भी तरह की ECI या EVM में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है, क्योंकि EVM में कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी RF संचार क्षमता नहीं होती। यानी सामान्य रूप से जैसे कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह होते हैं वो रेडियो संचार से, ब्लूटूथ से, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें ना तो ब्लूटूथ है ना वाईफाई है। इस तरह के कोई भी संचार से इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। और ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे वायरलेस द्वारा कोडित सिग्नलों द्वारा इसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। उसके बाद में डायनेमिक की कोडिंग है। प्रत्येक कुंजी प्रेस यानी जो को डायनेमिक रूप से कोडित किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की नियंत्रण इकाई या मतपत्र इकाई के बीच संकेतों को डिकोड करना असंभव हो जाता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के बीच के सिग्नल की डिकोडिंग नहीं की जा सकती। यानी आप बाहर से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि मतदाता अंदर जाकर के किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है, वो किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगला है कि नवीनतम इंक्रिप्शन टेक्निक है इसमें। आधुनिक प्रणाली के उपयोग के लिए मानक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रमाणित किए गए होते हैं और केबलों को टैप करके कोई भी डिकोडिंग करना वगैरह इसमें संभव नहीं है। मजबूत पारस्परिक प्रमाणीकरण क्षमता है, जिसमें पारस्परिक प्रमाणीकरण क्षमता ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी अनाधिकृत डिवाइस EVM के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकती। इस कारण से अनाधिकृत डिवाइस के साथ में कोई भी बातचीत इसमें संभव नहीं है। और प्रत्येक की प्रेस पर वास्तविक दिनांक और समय की स्टैंपिंग होती है। जितने भी बटन होते हैं उनमें प्रत्येक अधिकृत या अनधिकृत जो कुंजी प्रेस है, यानी जो बटन वगैरह होते हैं, उनमें वास्तविक समय के आधार पर दिनांक और समय स्टाम्प के साथ दर्ज किया जाता है। इसलिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है। कई बार कुछ दलों द्वारा या चुनाव के समय में इस तरह की आरोप लगाए जाते हैं कि मशीन से छेड़छाड़ होती है, मशीन को हैक किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कहा कि इसकी जो अंदर की जो प्रणाली इस तरह की है कि एक तो वन टाइम मेमोरी प्रोग्रामेबल चिप है, जिसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और थोड़ा सा भी उसमें छेड़छाड़ है तो वो फैक्ट्री मोड में चली जाती है, यानी मशीन काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा इस मशीन से कोई भी बाहरी नेटवर्क यानी वायरलेस, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह कुछ नहीं जुड़ सकता। ये इसकी विशेषता है। और राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ EVM या वीवीपैट से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ हैं। यानी EVM का जो गोदाम खुलना और बंद होना, जब भी EVM की FLC वगैरह होती है EVM में, तो उस समय क्या होता है कि गैर निर्वाचन अवधि के दौरान, यानी जब चुनाव नहीं हो उस समय निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने तक राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीवीपैट गोदामों में किसी भी उद्देश्य जैसे परिवहन है, निरीक्षण है के लिए खोला बंद किया जाता है। यानी जब भी जो इसको भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूम में, यानी बड़े सिक्योरिटी के साथ इनको रखा जाता है। और जब भी इनमें कोई भी काम करना होता है तो जो भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वगैरह उसमें उपस्थित होते हैं। इसके अलावा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के साथ ही अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधि जो भी है वो EVM वीवीपैट गोदामों में, जो इसको स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है, जिसमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, वहाँ खोलने और बंद करने के दौरान शामिल होते हैं। यानी उनकी निगरानी में सारा काम होता है। और EVM गोदाम या स्ट्रॉन्ग रूम को खोलने और बंद करने की कार्य प्रणाली की पूरी वीडियोग्राफी की जाती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है काफ़ी सुरक्षित होता है, इसमें किसी तरह की कोई भी संभावना नहीं है।
इसके अलावा ईवीएम वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच जो एफएलसी होती है, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक निर्वाचन से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच डीओ स्तर पे होती है, यानी जो भी जिला लेवल पे होती है, यानी जिला निर्वाचन अधिकारी लेवल पे होती है। और उसमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल के जो भी अधिकृत इंजीनियर है वो इसकी जांच करते हैं। उसको इसमें जो भी पहले के अगर कैंडिडेट वगैरह होते हैं तो उनके क्लियर करना है, मशीन की चेक करना, उसकी बैटरी वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो करते हैं। और इस परियोजना के लिए जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एफएलसी की शुरुआत से कम 2 दिन पहले संबंधित डीओ द्वारा लिखित रूप में आमंत्रित किया जाता है और इसकी एक प्रति राज्य मुख्यालय को पृष्ठांकित की जाती है, यानी भेजी जाती है। तो जो भी एफएलसी का काम होता है वो भी सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की निगरानी में होता है। और संपूर्ण एफएलसी प्रक्रिया की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अलावा उच्चतर मॉक पोल यानी जो यादृच्छिक पोल से, मतलब जो इसको एक तरह से मॉक पोल कह सकते हैं, जो मशीन की चेकिंग के लिए होता है, इसमें 5% ईवीएम और वीवीपैट में किया जाता है, अर्थात 1% ईवीएम में और 1200 वोट, और 2% ईवीएम में 1000 वोट, और 2% ईवीएम 500 वोट डाल करके इनकी पर्चियों को वगैरह को गिना जाता है। और पूरा जो प्रोसेस है वो एक तरह से मॉक पोल करके मशीनों की अच्छी तरह से चेकिंग होती है। एफएलसी ओके ईवीएम वीवीपैट की सूची सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है। जो भी ईवीएम सही होती है उनकी सूची, और राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एफएलसी के दौरान फॉर्म रजिस्टर सील पर हस्ताक्षर करने की अनुमति है। इसके अलावा एफएलसी के पश्चात प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए ईवीएम और वीवीपैट्स को बाहर निकाला जाता है, जो सामान्य रूप से जैसे बीएलओ वगैरह को कुछ भी दी जाती है लोगों को समझाने वगैरह के लिए। और एफएलसी के पूरा होने के बाद अधिकतम 10% ईवीएम और वीवीपैट को राष्ट्रीय और राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जागरूकता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से बाहर लाया जाता है। यानी एक बार सारी एफएलसी हो जाए, सारी मशीनें क्लियर हो जाए, उसके बाद में जो जागरूकता के लिए जो मशीनें काम में ली जाती है वो 10% है, अधिकतम काम में ली जाती है। और वो विभिन्न क्षेत्रों में जो चुनाव से पहले लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, जागरूकता के लिए काम में ली जाती है। उनमें किसी भी तरह का कोई भी कैंडिडेट सेट नहीं होता, वो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए होती है। और जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए ईवीएम और वीवीपैट की सूची भी उनके साथ की जाती है कि किस नंबर की मशीन है वो प्रचार के लिए काम में ली जा रही है, ताकि इसमें भी कोई समस्या नहीं रहे, कोई संदेह नहीं रहे। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट का रैंडमाइजेशन होता है। ईवीएम और वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त जो भी राजनीतिक दल है उनकी उपस्थिति में किया जाता है, ताकि ईवीएम और वीवीपैट को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित किया जा सके। जैसे ही जो रैंडमाइजेशन होगा उसमें जिस विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी मशीनें, जो जितने बूथ है उतनी प्लस कुछ रिजर्व जो मशीनें हैं उनकी रैंडमाइजेशन किया जाता है, उनको यानी कंप्यूटर के द्वारा अलॉट किया जाता है कि ये इस नंबर की मशीन है वो वहाँ काम में ली जाएगी। फिर उनकी एक तरह से छटनी होती है। और उसके बाद में प्रथम रैंडमाइजेशन में ईवीएम वीवीपैट है विधानसभा वार की सूची भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाती है कि इस नंबर की ईवीएम है इस विधानसभा क्षेत्र में काम में ली जाएगी। उसके बाद में अंतिम सूची रूप देने के बाद प्रथम रैंडमाइजेशन में ईवीएम वीवीपैट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ भी शेयर की जाती है। तो काफ़ी कुछ मतलब पारदर्शी काम है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और कमीशनिंग से पहले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति में मतदान केंद्रवार मशीनें आवंटित करने और रिजर्व रखने के लिए ईवीएम वीवीपैट्स की द्वितीय जो एसी वाइज यानी विधानसभा क्षेत्र वाइज या लोकसभा क्षेत्र वाइज द्वितीय रैंडमाइजेशन किया जाता है। यानी जब कैंडिडेट का नाम तय हो जाता है किस क्षेत्र से कितने कैंडिडेट होंगे, उनके बाद में जो मशीन है उसमें कैंडिडेट का जो सेक्शन है वो उसमें कैंडिडेट सेट किए जाते हैं। कैंडिडेट का जो भी पर्ची या जो एक तरह से नाम वगैरह का जो एक मतपत्र होता है वो भी बीयू में लगाया जाता है। और उसके बाद में जो भी बूथवार जो मशीनें आवंटित होंगी उसके लिए भी रैंडमाइजेशन होता है, और जिसमें सभी जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है उनके जो भी एजेंट वगैरह है वो उपस्थित रहते हैं, उनकी निगरानी में होता है। तो बहुत ही पारदर्शी काम होता है। इसके अलावा द्वितीय रैंडमाइजेशन ईवीएम और वीवीपैट की सूची है वो भी जो अभ्यर्थी उनको शेयर की जाती है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इस नंबर की मशीन है वो काम में ली जाएगी, इस नंबर की मशीनें रिजर्व में काम में ली जाएगी। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग के समय में मतदान में उपयोग के लिए ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग चुनाव निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी की उपस्थिति में की जाती है। और अभ्यर्थी उनके प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट को सील करने के उपयोग में ली जाने वाले मोहरों पर भी हस्ताक्षर करने की अनुमति है। यानी वो मोहर भी चेक कर सकते हैं कि कभी भी मान लो ऐसी स्थिति आए तो जो भी मशीन सील होगी, जैसे कंट्रोल यूनिट का जो कैंडिडेट सेक्शन सील होता है या बैलेट यूनिट का भी उसमें जो पिंक पेपर सील लगी होती है उस पर भी वो साइन कर सकते हैं, ताकि बाद में भी वो चेक कर सकें। और यादृच्छिक रूप से रैंडमली चयनित जो 5% ईवीएम है और वीवीपैट में 1000 वोट डाल करके उच्च मॉक पोल किया जाता है, यानी मशीनों की दोबारा वापस चेकिंग की जाती है कि वो जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो सही आ रहा है। इसके अलावा मतदान के समय भी जो भी 50 न्यूनतम 50 वोट है वो मॉक पोल के दौरान दिए जाएंगे, ताकि मतदान के दिन भी बूथ पर भी ये कंफर्म किया जाए कि मशीन सही काम कर रही है। इसमें वीवीएम के इलेक्ट्रॉनिक नतीजे का मिलान है वीवीपैट की पर्चियों से किया जाता है और अभ्यर्थियों को उनके
प्रतिनिधि वगैरह को 5% ईवीएम को भी यादृच्छिक रूप से चुनने और मॉक पोल करने की अनुमति होती है, यानी वो भी मशीन चेक कर सकते हैं। और मतदान दलों के साथ ईवीएम और वीवीपैट का वितरण है वो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति में किया जाता है। और उसके बाद में मतदान के दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी बताई कि मतदान के दिन भी सुबह जैसे 7 का टाइम है तो उससे 90 मिनट पहले 5:30 से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिसमें जो भी मतदान एजेंट है उनकी उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाता है, यानी मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार को वोट दिए जाते हैं और कम से कम 50 वोट दिला करके उस मशीन के वापस पर्चियों को काउंट किया जाता है। पर्चियों पे देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसी को जा रहा है। उसके बाद में मशीन को क्लियर किया जाता है, बिल्कुल 0 वोट उस कैंडिडेट जो भी मतदान अभिकर्ता एजेंट है उनको शो किए जाते हैं। और उसके बाद में मशीन को 0 क्लियर करके सील किया जाता है और मतदान जो अभिकर्ता है उनकी उपस्थिति में सील किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई संदेह नहीं हो। और उसके बाद में जब भी मतदान समाप्त हो जाता है तब उनको जो टोटल का बटन दिखा करके कि इतने मशीन में इतने वोट है, उसके अलावा उनको 17 ग जो मतपत्र लिखा होता है वो भी दिया जाता है कि मशीन में कितने वोट पड़े, 17 क रजिस्टर में कितने वोट पड़े, उसका सारा जो डाटा है वो भी एजेंट को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मतदान केंद्रों से संग्रह केंद्र तक जो भी ईवीएम का है वो भी निर्धारित वाहनों द्वारा इसका परिवहन होता है। और मतदान की गई ईवीएम वीवीपैट का संग्रह है वो अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है और स्ट्रांग रूम में लॉक में रखा जाता है और जिस पे सील लगती है और 24 घंटे जिन पे सिक्योरिटी का पहरा होता है, तो बहुत ही सुरक्षित काम होता है। इसके अलावा मतदान गणना के दिवस में स्ट्रांग रूम में अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधियों, रिटर्निंग अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के जो भी पर्यवेक्षक होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी उपस्थिति में उस जो स्ट्रांग रूम को खोला जाता है जहाँ ईवीएम पड़ी होती है और अभ्यर्थियों और मतगणना जो एजेंट होते हैं उनकी उपस्थिति में मतों की गणना की जाती है। तो इस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होती है, तो आपको इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आपको जैसे मत कैसे देना, तो इसमें जो यहाँ दिया हुआ है कि जैसे आप सबसे पहले बूथ पे एंटर होंगे, उसके बाद में यहाँ जैसे जो भी कैंडिडेट होंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके सामने यहाँ जो नीले कलर के बटन होंगे, आपके जो पसंद का उम्मीदवार है उस पर नीले कलर के बटन पर आपको दबाना है उस बटन को। अब उस बटन को दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह का जो प्रिंटर होगा, जैसे आपने यहाँ कोई भी बटन दबाया तो इस क्रम संख्या इसका नाम और जो उसका चुनाव चिन्ह है वो सारा इस वीवीपैट में 7 सेकंड तक शो होगा। इस तरह का जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, एक गत्ते का इस तरह का कंपार्टमेंट बना होगा जिसमें इस साइड में यानी दाहिने साइड में आपके कंट्रोल ये बी होगी और बाएं साइड में लेफ्ट साइड में आपके सी होगा, ये वीवीपैट होगा। और इसमें बटन दबाएंगे तो इसमें लाइट जलेगी, पर्ची दिखेगी 7 सेकंड तक। उसके बाद में पास में जो PO3 के पास में पड़ी कंट्रोल यूनिट थी उसमें बीप की आवाज़ आएगी और जब बीप की आवाज़ आएगी तब समझ जाएं कि आपका वोट है हो चुका है, मतदान हो चुका है। तब आपको इस कंपार्टमेंट से बाहर आना है और इसमें जैसे द स्लिप विल बी विजिबल फॉर 7 सेकंड, यानी 7 सेकंड तक पर्ची दिखेगी इस तरीके से। और उसके बाद में बीप की आवाज़ आएगी तब आपको जा करके मतलब कंपार्टमेंट से बाहर जाना है और आपका मतदान हो जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण जो जानकारी थी ईवीएम के संबंध में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ईवीएम के संबंध में आपका कोई भी जो प्रश्न है वो आपके इसमें सब क्लियर होंगे, जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, मतदान संबंधी जागरूकता फैलाएं और 25 तारीख को जो भी वोटर है जिनका अभी वोटर लिस्ट में नाम है वो मतदान में अपना योगदान जरूर दें, यानी मतदान जरूर करें। चाहे आप किसी भी कैंडिडेट को करें, किसी भी पार्टी को करें, लेकिन मतदान जरूर करें क्योंकि मतदान एक जो वोट की कीमत है वो अमूल्य होती है, इसको किसी भी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। तो वोट आपका है वो अमूल्य है, उसका मतदान का प्रयोग जरूर करें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। एक बार दोबारा बता दूं, ये कंट्रोल यूनिट होती है जो PO3 के पास रहेगी। ये जो दोनों हैं वीवीपैट और बैलेट यूनिट, ये वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगी। आपको इस मशीन पे सिर्फ बटन दबाना है अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने। यहाँ 7 सेकंड तक पर्ची दिखेगी, वो आपको चेक करनी है। उसके बाद में पर्ची गिरने के बाद में यहाँ इसमें बीप की आवाज़ आएगी, वो आपको सुन लेनी है और बीप की आवाज़ आ गई इसका मतलब आपका मतदान हो गया। तो ये पूरी जानकारी थी। इस संबंध में और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी साथी कर्मचारी है और मतदान करवाने जा रहे हैं उनके लिए मैंने सारी वीडियो है वो डिटेल में बता रखे हैं कि PO1 के कार्य क्या होंगे, PRO के कार्य क्या होंगे, PO2 के कार्य क्या होंगे। इसके अलावा कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है, टेस्ट बैलेट क्या होता है या टेस्ट वोट क्या होता है, चैलेंज वोट क्या होता है, टेंडर वोट क्या होता है, कौन सी परिस्थिति में आपको क्या क्या करना है, ये सारी जानकारी मैंने बताई है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।